सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे, हंसते खेलते हुए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, है ना। ऐसा मैं सोचता हूँ। पर क्या आप लोग कर रहे हो प्रिपरेशन? कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। चलो बढ़िया है। ये फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो हम फिर से अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, इनको आपको करके ही जाना है, उनको छोड़ना ही नहीं है। तो वो वाले टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है भाई। हिस्ट्री का चैप्टर है और इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना पहला जो मैंने टॉपिक लिया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला टॉपिक मैंने लिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या लफड़ा है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। It provided the government extensive rights to censor its reports and editorial in the vernacular press, ठीक है। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना 1878 का, ये जो उस समय पर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको एक्सटेंसिव राइट देता था। मतलब एक तरह से ह्यूज पावर उसके हाथों में देता था कि वो किसी भी रिपोर्ट पर, किसी भी एडिटोरियल पर क्या कर सकते थे, सेंसर लगा सकते हैं। सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंध कर देना, है ना। एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंसर मतलब प्रतिबंध, ठीक है, यानी कि रोक लगा देना किसी चीज पर। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको इतनी पावर दे दी गई थी इस एक्ट के द्वारा कि वो किसी भी रिपोर्ट पर, किसी भी एडिटोरियल पर, किसी भी न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगा सकती थी, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर समझते हैं गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। तो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, रेगुलर ट्रैक रख रही थी। जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे उन पर रेगुलर ट्रैक रखा जा रहा था कि किस तरह की एक्टिविटीज उन न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ चल रही है ना। क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक्ट में ये था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलर उसको चेक कर रही थी, है ना। एंड थर्ड वन, व्हेन अ रिपोर्ट जज्ड एज सेडिशियस द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट किसी न्यूज़पेपर में सेडिशियस पाई जाती है। सेडिशियस से मतलब क्या है, एक तरह से विद्रोह वाली, है ना। एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने वाली अगर कोई रिपोर्ट यहाँ पर पाई जाती है तो उस न्यूज़पेपर को यहाँ पर वार्न कर दिया जाता था। फिर क्या देखते हैं हम, इफ वार्निंग वाज इग्नोर्ड, अगर वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया, है ना, किसी न्यूज़पेपर को वार्निंग दे दी गई और उसके द्वारा उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया, तो क्या होता था, द प्रेस वाज लायबल टू सीज्ड एंड द प्रिंटिंग मशीन कुड बी कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। तो जो प्रेस हुआ करती थी उसको सीज कर दिया जाता था, बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, उसमें कुछ काम नहीं होगा, ताला लगा देना, है ना। एंड प्रिंटिंग मशीन्स कुड बी कॉन्फिस्केटेड, और प्रिंटिंग मशीन जो होती थी उनको जब्त कर लिया जाता था। कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लेना, है ना, छीन लेना, उनको जब्त कर लिया जाता था। और ये सारी चीजें कब होती थी, जब किसी न्यूज़पेपर को पहले से वार्न कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी उसकी वार्निंग को इग्नोर करके वहां पर काम हो रहा है, तब ये सारी चीजें करी जाती थी। उसको सीज करके वहां की सारी मशीन को छीन लेना, ठीक है। एंड ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 वाला, इसको लॉर्ड लिटिन लेकर आए थे, ठीक है। लॉर्ड लिटिन ने ये वाली चीज करी थी। इसको याद रखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है भाई। एंड लास्ट में हम समझेंगे इट प्रिवेंट्स एनी क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये पहले बता चुका हूं कि ये किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर आप नहीं लिख सकते थे, उससे रिलेटेड ये एक्ट था, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, है ना। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज को अच्छा बताना, एक तरीके से उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे काम के बारे में अच्छा अच्छा लिखना है आपको, है ना, हमारे बारे में बुरा नहीं लिखना है। लोगों को के दिमाग में ये जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है ना, गलत काम कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसा ब्रिटिशर्स बोलते थे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सीधा क्या होगा, फिर आपको न्यूज़पेपर बंद करना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर कुछ बातें जो आपको समझनी थी, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर टॉपिक की फॉर्म में आपको समझा दिया है, ठीक है भाई। अब मुझे नहीं लगता कि आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है प्रिंट ब्रॉड रीडिंग एंड हियरिंग पब्लिक क्लोजर। एक्चुअली ये आपका एक पीवाई की क्वेश्चन है, उसी को मैंने टॉपिक की फॉर्म में ले लिया है।
ठीक है। इस तरह से मेरा इन टॉपिक्स को करवाने का मोटिव ये है ताकि आपको साथ ही साथ ये भी पता लगता जाएगा कि ये पीवाईक्यू में किस तरह से क्वेश्चन बनकर आया था, है ना। तो उसमें ये आया था प्रिंट, ब्रॉड, रीडिंग एंड हियरिंग पब्लिक क्लोजर। तो इस स्टेटमेंट को बताइए कैसे, है ना। तो प्रिंट ने किस तरह इसमें हेल्प करी है हियरिंग और रीडिंग पब्लिक को पास में लाने की, यानी कि उनका जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं, पहला पॉइंट मैंने इसमें दिया है लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड एंड अवेलेबल, ठीक है। तो जब हुआ क्या, जो प्रिंट थी ना वो धीरे धीरे काफी ग्रो कर गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो प्रिंटेड हो रही थी और अवेलेबल भी हो रही थी प्रिंट होने के साथ साथ। दीज बुक्स रिटेन विद एवरी क्लास ग्रुप, है ना। ये जो बुक्स लिखी जा रही थी, ये जो बुक्स प्रिंट की जा रही थी वो हर एक क्लास, हर एक वर्ग के लिए लिखी जा रही थी, ठीक है। हैंस अट्रैक्टेड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये जो बुक्स थी ना हर एक सेक्शन, क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए लिखी जा रही थी, हर एक ग्रुप को ध्यान में रखकर लिखी जा रही थी, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे वो इलिटरेट हो, मतलब हर किसी को ध्यान में रखकर इनको प्रिंट किया जा रहा था। दूसरी बात हम यहाँ पर समझेंगे, बुक्स अवेलेबल एट ईज एंड चीप कॉस्ट, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर कि जो बुक्स थी ना वो बहुत आसानी से और बहुत कम रुपए में यहाँ पर लोगों को मिल पा रही थी, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन, टेक्स्ट वर रिसाइटेड एंड नरेटेड व्हिच मेड द इलिटरेट इंटरेस्टेड इन नोइंग द मैटर ऑफ बुक्स, ठीक है। तब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो टेक्स्ट था उसको लोग रिसाइट कर रहे थे, रिसाइट मतलब बोल बोल कर बता रहे थे, है ना, नैरेट कर रहे थे, जिससे क्या था, जो इलिटरेट पीपल थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, है ना। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मैं एक बुक लेकर आया और मैं थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं एक बुक लेकर आया और मैंने उस बुक को पढ़ लिया और समझ लिया कि इसमें क्या है। अब जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता उस बुक को, तो होता क्या था पुराने टाइम में, जैसे आपका मान लीजिए आज के टाइम हम चाय का खोखा देखते हैं ना, तो चाय के खोखे पे जाते हैं, फिर वहां पर चार दोस्त मिल जाते हैं, वो आपस में फिर उस किसी भी एक टॉपिक को छेड़ देते हैं, फिर वहां पर उससे रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो पुराने टाइम में भी इसी तरीके से होता था, है ना। जैसे शाम के समय पर क्या होता था, लोग मीटिंग करते थे, है ना, गैदरिंग्स होती थी। फिर वहां पर जैसे कोई एक व्यक्ति बुक पढ़ के आ गया, है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो वहां पर नरेट करता था लोगों के साथ में, ठीक है। तो इससे क्या है, जो इलिटरेट पीपल थे वो वहां पर उन चीजों को समझ लेते थे और उनको इंटरेस्ट भी आता था कि आगे क्या हुआ, इस तरीके से उसको इंटरेस्ट भी आता था उसको। इस तरीके से जो रीडिंग पब्लिक थी और हियरिंग पब्लिक थी, यानी जो एक तरीके से पढ़े हुए लोग जो रीड कर सकते थे और जो इलिटरेट पीपल जो रीड नहीं कर सकते थे, सुनकर समझ सकते थे, वो काफी पास में आते जा रहे थे, है ना। गैदरिंग्स वगैरह होती थी, वहां पर उनको नरेट करते थे। देन यहाँ पर नेक्स्ट रीजन हम समझते हैं, नॉलेज वर ट्रांसफर्ड ओरली और थ्रू परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो कुछ लोग तो क्या करते थे, ड्रामेटिकली भी उसको करके दिखाते थे, है ना, जैसे परफॉर्मेंस के थ्रू करके दिखाते थे, चीज जो भी उन्होंने समझा है उसको ओरली लोगों को बताते थे, ठीक है। नेक्स्ट रीजन हम यहाँ पे समझते हैं, बुक्स वर फिल्ड विद पिक्चर्स फॉर द हियरिंग पब्लिक टू रिलेट टू, है। बुक्स थी उनमें अब हमें पिक्चर्स भी देखने को मिल रही थी। पिक्चर्स क्यों प्रिंट करी जा रही थी, पिक्चर्स इसलिए प्रिंट करी जा रही थी ताकि जो हियरिंग पब्लिक है, जो पढ़ नहीं सकती लेकिन पिक्चर को देखकर समझ सकती है, तो यहाँ पर हमें पिक्चर्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड अदर रीजन इज, अब अगला रीजन है, द हियरिंग पब्लिक बिगिन फॉर्मली एजुकेटिंग देमसेल्फ थ्रू स्कूल्स टू रीड दीज बुक्स, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो हियरिंग पब्लिक थी अब धीरे धीरे अपने आप को स्कूल्स में जाकर वहां से एजुकेशन लेकर अपने आप को लिटरेट करने में भी इंटरेस्टेड हो रही थी, ठीक है। यानी अपने आप को लोग लिटरेट कर रहे थे क्योंकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, उनको इंटरेस्ट आ रहा था बुक्स को रीड करने में, उन्हें लग रहा था हमें भी इसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लोग अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ताकि वे बुक्स को रीड कर सकें, टू रीड दीज बुक्स, ठीक है। तो ये आपके सामने चार पांच रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड टॉपिक है अपना इस वीडियो का, एंड मैंने टॉपिक लिया है रीजन फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो आपको वो रीजंस बताने हैं जिससे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनका सर्कुलेशन काफी लिमिटेड था, ऐसा क्यों था, है ना, वो कारण बताने हैं, ठीक है। और ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये भी आपका पीवाई की क्वेश्चन है, उसी को मैंने लेकर यहाँ पर टॉपिक की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहला रीजन हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स।
तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन था वो बढ़ती हुई प्रिंटिंग की डिमांड को या बढ़ती हुई बुक्स की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, है ना। दूसरा रीजन हम यहाँ पर समझते हैं, कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको कॉपी करना या उनको लिखना बड़ा क्या होता था, एक तो एक्सपेंसिव होता था, दूसरा लेबोरियस, लेबोरियस मतलब काफी इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगती थी, क्योंकि ये हैंडमेड होते थे, है ना, हाथों से लिखे हुए जाते थे। इनको स्क्राइब्स लिखते थे। कौन लिखते थे? जो अच्छे स्क्राइब्स होते थे, है ना, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, बहुत बढ़िया होती थी, तो ऐसे ही लोग इनको लिखते थे, ठीक है। एंड तीसरा टाइम कंज्यूमिंग, तो हाथों से लिखा जाएगा तो सिंपल सी बात है टाइम भी इसमें लगेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो दूसरा रीजन हमने यहाँ पर ये समझा। तीसरा रीजन हमारा यहाँ पर ये है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, कुड नॉट बी इजीली कैरिड आउट एंड डिफिकल्ट टू रीड एज स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी बातों का मतलब समझते हैं। एक तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो फ्रेजाइल हुआ करती थी, मतलब काफी वीक हुआ करती थी, है ना, उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, पहली बात। दूसरा, ऑकवर्ड टू हैंडल, इनको हैंडल करना बड़ा अजीब सा लगता था, है ना, अटपटा सा लगता था, मतलब लुकिंग वाइज अच्छे नहीं लगते थे, हाथ में ले जाने में मजा नहीं आता था, वो वाली बात थी, है ना। एंड तीसरा हम यहाँ पर समझते हैं, कुड नॉट बी इजीली कैरिड आउट, इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, या फिर आप बार बार इनको लेके जाओगे तो फट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, वो वाली बात थी, ठीक है। एंड लास्ट वन, डिफिकल्ट टू रीड एज स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, है ना, इनको रीड करना काफी डिफिकल्ट था, हर कोई इनको रीड नहीं कर पाता था, जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, है ना, वही लोग इनको रीड कर पाते थे, क्योंकि ये अलग अलग स्टाइल में लिखे हुआ करते थे, ठीक है भाई। एंड अगला रीजन हम यहाँ पर समझते हैं, ओनली किंग्स कुड अफोर्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्यों, ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पर कि किंग्स ही यहाँ पर इनको अफोर्ड कर सकते थे, या मतलब किंग्स ही उनको लेकर पढ़ सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, है ना। क्यों? क्योंकि भाई जो लेबर थी, या हम बोल सकते हैं जो स्क्राइब्स थे, वो लिमिटेड पर्सन हुआ करते थे, है ना, अच्छे लोग तो कम ही मिलेंगे ना, तो वो लेबर भी इनके पास कम होती थी, ठीक है, और उनको लिखने में टाइम भी जा रहा था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा थे, काफी एक्सपेंसिव थे, तो पैसा हर किसी के पास होता नहीं था, सिर्फ किंग वगैरह या बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, वही इनको खरीद सकते थे। तो एक रीजन ये हो गया लिमिटेड सर्कुलेशन का। एंड लास्ट रीजन, मटेरियल यूज फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो मटेरियल यूज किया जाता था, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आप ध्यान रखिएगा कि पेपिरस, पार्चमेंट और क्ले टैबलेट, मतलब ये अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ देखने को मिलती थी, ठीक है भाई। तो ये तीन टाइप से यहाँ पर मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है, पेपिरस, पार्चमेंट एंड क्ले टैबलेट्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट का सर्कुलेशन है वो किन रीजन की वजह से हमें यहाँ पर लिमिटेड देखने को मिलता है, या बड़े लेवल पर नहीं जा पाया, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा मुझे लगता है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरे चांस है बनने के, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आने के चांस रहते हैं और आता है, ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, फैक्टर्स दैट लेड टू रीडिंग मानिया इन यूरोप। वो फैक्टर्स आपको बताने हैं, या वो रीजंस आपको बताने हैं जिसकी वजह से यूरोप के अंदर हमें रीडिंग मानिया देखने को मिलता है। रीडिंग मानिया से मतलब ये है कि पढ़ने का जुनून, ये मानिया मतलब होता है जुनून, है ना, लोगों के अंदर इतना जुनून जागा कैसे, क्या ऐसा कौन से ऐसे कारण रहे जिस वजह से लोगों के अंदर जुनून जागा पढ़ने को लेकर, है ना, रीडिंग से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा, डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड बिकॉज, है ना, तो बुक्स की यहाँ पर डिमांड बढ़ती चली जा रही थी भाई। रीडिंग मानिया हमें पता कैसे चला कि लोगों के अंदर जुनून बढ़ रहा है बुक्स को रीड करने के लिए, भाई एक तरीके से रिकॉर्ड से पता चला, बुक्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही थी। अब वो डिमांड बढ़ क्यों रही थी वो समझते हैं यहाँ पर। तो पहला रीजन मैंने यहाँ पर लिया है, लिटरेसी रेट स्प्रेड अमंग पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, है ना, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो लिटरेसी रेट थी, है ना, वो पीजेंट्स मतलब जो किसान वगैरह होते हैं, है ना, और जो आर्टिसंस थे उनके बीच में लिटरेसी रेट काफी बढ़ता चला गया, यानी कि वो लोग भी अब यहाँ पर पढ़े लिखे होते जा रहे थे, है ना। एंड दिस लिटरेसी रेट रोज टू 60 to 80% इन यूरोप, ठीक है। अब जो यूरोप के अंदर जो लिटरेसी रेट था वो 60 से 80% तक हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस क्रिएट द नीड फॉर मोर बुक्स, और इसी वजह से हमें यहाँ पर ज्यादा बुक्स की डिमांड देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि लिटरेसी रेट बढ़ गया, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, पीपल बिलीव दैट बुक्स वर अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट
became widespread। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूसरा रीजन ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बिलीफ यानी कि विश्वास लोगों के दिमाग में भर जाता है कि बुक्स रीड करने से क्या होगा, उनकी प्रोग्रेस होगी, उनको एनलाइटनमेंट मिलेगा। एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। और ये भावना पूरे देश के अंदर फैलती चली जाती है, बिकेम वाइड स्प्रेड। एंड थर्ड वन हम यहाँ पे समझेंगे, द पावर ऑफ प्रिंट टू प्रोपेगेट आइडियाज एंड नॉलेज वॉज रिकॉग्नाइज्ड और एप्रिसिएट। तो यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, उनको ये समझ में आया कि भाई जो बुक्स है ना, उनसे हम यहाँ पर अपने आइडियाज को, उनको नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो नॉलेज है, हम उनको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। उनको बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पर लोगों को एक तरह से प्रिंट जो था ना, या बुक्स थी, उनकी पावर समझ में आती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट रीजन हम यहाँ पर समझते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट एंड जेनर्स फर्दर फ्यूल्ड द रीडिंग मानिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो बुक्स हैं उनकी वाइड रेंज देखने को मिलती है। वाइड रेंज से मतलब ये है कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यहाँ पर बुक्स आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी क्लास से, किसी भी ग्रुप से रिलेटेड पर्सन हो, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें यहाँ बुक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बुक्स की जो रेंज है वो काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उनके अंदर जो है रीडिंग को लेके काफी जुनून बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ढेर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बुक्स हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, पब्लिश इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड कैटरिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ रीडर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर ये समझने को मिलता है कि जो पब्लिश इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, फ्लरिश करती चली जा रही थी, और लोगों के इंटरेस्ट को क्या कर रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी, और उसी इंटरेस्ट के बेसिस पर वो नई नई बुक्स लेकर आ रही थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट था लोगों का, उसको समझकर और मार्केट के अंदर बुक छापते चले जा रहे थे पब्लिशर्स। ठीक है भाई, तो ये पूरा टॉपिक है रीडिंग मानिया से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है, आपको फैक्टर्स देने हो, रीजन देने हो, तो आप अच्छे से यहाँ पर समझा सकते हैं किस तरीके से यूरोप के अंदर लोगों के अंदर बुक्स को रीड करने का जुनून जागा। ठीक है, या जुनून बढ़ता चला गया। तो ये टॉपिक है, आपके समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ लाइक भी कर दिया करो, है ना। कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। अगर चैनल पर नए आए हो तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर अपना होने वाला है इमरजेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, है ना। ये अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। प्रिंट कल्चर में अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा पेपर में, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा पेपर में। ठीक है भाई, तो ये पूछा गया है कि प्रिंट कल्चर इंडिया में किस तरह से ग्रो हुआ। ठीक है, फॉरेनर्स मेड इनिशियल एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस। तो हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने ही सबसे पहला प्रयास किया प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का। अब यहाँ पर पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, पोर्तुगीज मिशनरीज वर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्रिंट इन मिड 16th सेंचुरी, है ना। तो जो पोर्तुगीज मिशनरीज थी, है ना, उन्होंने ही सबसे पहले मिड 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझाएंगे, जेसुइट प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होते हैं, जो चर्च वगैरह में फादर वगैरह आप देखते हैं, उनको प्रीस्ट बोला जाता है। जेसुइट प्रीस्ट लर्न लोकल लैंग्वेजेस लाइक कोंकणी, है ना, एंड अदर लैंग्वेजेस, प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट इन दोज लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर जो जेसुइट प्रीस्ट हैं वो इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस है उनको सीखना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक का नाम है कोंकणी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर वो लर्न करते हैं, और उन्हीं लैंग्वेज में बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पर वो लिखते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1674 में हमें क्या देखने को मिलता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में यहाँ पर 50 बुक लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रिंट कल्चर जो इंडिया के अंदर ग्रो करता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, कैथोलिक प्रीस्ट पब्लिश्ड फर्स्ट बुक इन तमिल इन कोचीन। जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी तमिल में, और कोचीन जगह थी वहां पर ये लिखी गई। ठीक है, यानी कोचीन में। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, इन 1713 फर्स्ट मलयालम बुक वॉज पब्लिश। ठीक है, तो पहली मलयालम बुक 1713 में प्रिंट करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज प्रिंटेड 32 टेक्स्ट इन तमिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगला पॉइंट देखने को मिलता है कि जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थी उन्होंने यहाँ पर 32 टेक्स्ट लिखे थे तमिल में। ठीक है भाई,
तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। एक तरीके से आपको ये बताना है किस तरीके से प्रिंट कल्चर हमारे इंडिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। तो उसी में मैं ये आपको समझा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट समझाएंगे इन 1780। अब हम यहाँ पर 1780 पे पहुंच चुके हैं, है ना। जेम्स ऑगस्टस हिक्की स्टार्टेड बंगाल गजेट, है ना। तो एक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, एक नया सा बच्चा था, 20-21 साल का लड़का, उसने न्यूज़पेपर स्टार्ट करता है जिसको हम वीकली मैगजीन नाम देते हैं। क्या? वीकली मैगजीन, जिसमें वो क्या चीजें पब्लिश करता है, पब्लिकेशन इन वेरियस एड्स, है ना। इसमें क्या पब्लिश होता है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किससे रिलेटेड? इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स, है ना। जो गुलाम हुआ करते थे उनको किस तरीके से बाहर से मंगवाया जाता है, किस तरीके से उनको सेल किया जाता है, इस चीज को ये अपने मैगजीन में कवर करते थे, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। एंड द लास्ट वन, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे जैसे 18वीं सदी का अंत होता है, several newspapers appeared in print contributing to the growth of print culture in India। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 18वीं सदी खत्म होने की तरफ जा रही होती है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे जर्नल्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि इंडिया के प्रिंट कल्चर में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, रीजन देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर प्रिंट कल्चर ग्रो हुआ, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है आपने इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, जो भी कहें आप, क्वेश्चन कहें, टॉपिक कहें, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। इसको अपनी कॉपी में 1-2 बार लिख कर देखेंगे, आपका ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। साथ ही साथ आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आपको अगर इतनी सी भी हेल्प हो रही है तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्टली आपके फोन में दिख जाएगी, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।